डॉक्टर को दिखा के अगर वो उचित समझते हैं तो आप उनको टैबलेट करा सकते हैं, पर अगर उस समय शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन ले लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। इंसुलिन के बारे में लोगों में मिथ्स है कि एक बार इंसुलिन चालू हो गया तो फिर जिंदगी भर चलेगा, ऐसा नहीं है, उसका कोई एडिक्शन नहीं होता है। हॉस्पिटल में जो हमारे यहाँ एडमिट होते हैं उनको सभी को हम इंसुलिन देते हैं। छुट्टी के समय अगर किसी को जरूरत नहीं है तो 90 to 95% लोगों को टैबलेट कर दी जाती है। तो इंसुलिन की एक एडिक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, तो अगर वास्तव में जरूरत है तो इंसुलिन आपको लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज सबसे मोस्ट कॉमन डायबिटीज है। अगर हम रोज 100 केस डायबिटीज के अगर देखते हैं इन केस, तो उसमें से 90% केसेस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। ये बेसिकली डाइट एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड होती है। जिनके फैमिली में डायबिटीज होती है, या जो बहुत ज्यादा वेट जिनका ज्यादा होता है, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, सोने का खाने का कोई समय नहीं होता है, उन लोगों में ज्यादा ये टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रही है। अभी यंग एज में ये काफी देखने को मिल रही है। उसका भी मुख्य कारण उनका बेसिकली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही है। तो ये इसमें आप ये एक टाइप 1 डायबिटीज में वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, हमें इंसुलिन लेना ही होगा, वहां पे कोई और तरीका नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में आप अपनी डाइट में, लाइफ स्टाइल में सुधार करके, प्रॉपर मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, डाइट का ध्यान रखें, आप काफी हद तक अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद भी अगर ज्यादा है तो आप मेडिसिन पे, गोलियों पे कंट्रोल की जा सकती है। टाइप जो तीसरी टाइप डायबिटीज है वो प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है काफी आजकल। ओल्ड अपन कह सकते हैं कि थोड़ा लेट मैरिज होने की वजह से, लेट बच्चे होने की वजह से, और पीसीओडी की समस्या की वजह से, फीमेल्स में ओबेसिटी की वजह से जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम बोलते हैं, काफी देखने को मिल रही है। तो उसका जो मुख्य कारण है ये भी लाइफ स्टाइल ही है। अगर आपका वेट ज्यादा है, एज ज्यादा है, प्रेगनेंसी का प्लान है, तो डेफिनेटली पहले अपनी शुगर चेक कराएं, क्योंकि ये देखा गया है जिन लोगों में प्रेगनेंसी के समय शुगर कंट्रोल नहीं होती है उन्हें बच्चे में कुछ जन्मजात विकृति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर इस तरह की है समस्याएं तो डेफिनेटली अपनी शुगर कंट्रोल करें पहले, और शुगर बॉर्डर लाइन पे है तो पहले अपना वेट कम करके और डाइट कंट्रोल करके और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज के साथ बेनिफिट ये है कि आपकी डिलीवरी के बाद में ज्यादातर लोगों में ये डायबिटीज ठीक हो जाती है, 90 से 95% कोई समय। लेकिन एक बार अगर किसी को ब्लड शुगर बढ़ी है, प्रेगनेंसी में हो या वैसे हो, तो उनमें आगे शुगर बढ़ने की संभावनाएं या शुगर होने की, टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये कॉमन से जो था डायबिटीज के बारे में मेरे को आप लोगों को बताना था। दूसरा, एक जो लोग इंसुलिन पे हैं या ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग पे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए लो ब्लड शुगर क्या होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लो ब्लड शुगर एक तरह की इमरजेंसी की तरह से बन जाती है। आप एक तरह से बहुत सीवियर लो ब्लड शुगर होने की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकते हैं। तो अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट, स्पेशली जो इंसुलिन ले रहे हैं, उनको पता होना चाहिए लो ब्लड शुगर क्या होती है, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होती है। अगर कभी भी आपको एकदम से घबराहट, पसीने, हाथ पैर कांपना, झंझनाहट, सुन्नापन, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान सी नहीं है, भूख आपको बहुत तेज लगने लगे अचानक से कि कुछ खा लो नहीं तो जान सी निकल जाएगी, अगर ऐसा हो रहा है और डायबिटिक के पेशेंट हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, तो पहला कारण सबसे पहले यही मानो कि हो सकता है आपकी ब्लड शुगर कम हुई हो। तो आपके पास अगर ग्लूकोमीटर है, आप तुरंत चेक करें। या मार्केट में ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्लूकोमीटर नहीं है, शुगर चेक नहीं हो सकती है, तो उस समय आप तुरंत मीठा खा लें, है ना। बाद में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी शुगर कम क्यों हुई है। हो सकता है आपने मेडिसिन ज्यादा ले ली हो सकता है आपने खाना नहीं खाया, हो सकता है खाने में लेट हो गए हो, या डोज ज्यादा चली गई हो, उसकी वजह से आपकी शुगर कम हो सकती है, और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलकर उसको मेडिसिन को चेंज कराया जा सकता है। ठीक है, ये मैं डायबिटीज के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब अपन जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको लेंगे, कोविड से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, डायबिटीज को कोविड में कैसे देखना है अपन को, उसके बारे में बात करेंगे। मुकेश बोस से मैं अनुरोध करूंगा वो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लें, है ना। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा डायबिटीज का इतना सरल और उससे मतलब जो समझने वाली भाषा में आपने वो एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा अगर इसमें हम एक थोड़ा सा और एक्सटेंशन करें कि जो कोविड का अभी इस टाइम जो दौर चल रहा है, इस कोविड के दौर में कुछ ऐसी खास हमें एहतियात बरतनी है। एक जनरल जो है, मैं समझ रहा हूँ सबकी क्वेरी हो सकती है, तो एक खास कोई एहतियात हमको बरतनी है। दूसरा, कोविड के इन्फेक्शन के दौरान कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें कितनी रिपीटेडली हमको शुगर चेक कराना, जैसे कि अब किसी को होम आइसोलेट कर रखा है, वो फिजिशियन का ट्रीटमेंट ले रहा है डेफिनेटली, लेकिन शुगर के लिए उसको कितना वॉचफुल रहना है, पहली बात। दूसरा, उसको उस पोजीशन में कब फिजिशियन को उसको कंसल्ट करना है, कब उसको कंसर्न करना है। दूसरा, जब वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया उसके बाद में उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या रखना है, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मेरे को डायबिटीज हुई है, पिछली बार मेरा कोरोना इन्फेक्शन हुआ
पिछले एपिसोड में, और उसके बाद में मुझे डायबिटीज जो है वो डिटेक्ट हुई। बिल्कुल ब्लड शुगर जो है मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, ब्लड शुगर एकदम एक शूट हुआ 180 205 210। तो तब मैंने वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, डेफिनेटली आपके गाइडेंस में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और डेफिनेटली मैं बिल्कुल कंट्रोल है। और जो लाइफ स्टाइल और जो आपने बताया एक्सरसाइज, योगा और लाइफ स्टाइल, डाइट, इसका सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जो मेडिसिन शुरू हुई थी शुरू में, उससे घटकर अब मेडिसिन मेरी सिर्फ एक 500 मिलीग्राम की टैबलेट एक टाइम रह गई है। तो कहने का मतलब है कि डेफिनेटली उन सब चीजों का रोल है, लेकिन वो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिला इसलिए। अभी इस कोविड महामारी के दौरान हम क्या एक प्रॉपर प्रिकॉशन और कुछ रख सकते हैं, वो थोड़ा सा एक बार होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अपन बात करेंगे। ये मेन आज के इस जो पेंडेमिक है उसका सबसे वैलिड क्वेश्चंस है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज और कोविड, तो अगर हम बात करें कि डायबिटीज वालों में एक मिनट, आप एक बार अनम्यूट कर लें आपका। सॉरी, एक्चुअली क्या मैं सबको म्यूट करने के चक्कर में आपका म्यूट आपका भी म्यूट हो गया। एक बार इसको आप अनम्यूट कर लें। या ठीक है। तो जो एक तो हम बात करते हैं, वो चला गया शायद। तो डायबिटीज और कोविड, तो अगर हम बात करें कि डायबिटीज वालों में कोविड होने की संभावनाएं कितनी रहेंगी, तो डायबिटीज वालों पेशेंट में चाहे उसके अनकंट्रोल हो या कंट्रोल हो, कोविड होने की संभावनाएं बराबर हैं। लेकिन अगर कोविड हो गया तो जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन ये देखा गया स्टडीज में कि जिन लोगों की शुगर कोविड होने से पहले कंट्रोल थी, उनमें रिस्क रेट इक्वल थी जिनको डायबिटीज नहीं थी उनके साथ जो कोविड हुआ। तो अगर हमारी डायबिटीज पहले से अच्छे से कंट्रोल है और अगर इनके समय कोविड हो भी जाता है, तो कोविड के ट्रीटमेंट प्रॉपर डायबिटीज का कंट्रोल करके और हम हमारे जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। अब ये है कि अभी कोविड में इतनी डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, ये एक वैलिड क्वेश्चन और आज का सबसे हम कहेंगे कि बिल्कुल एक तरह से बहुत ही ज्वलंत सवाल है। उसमें एक कारण जो शुगर के बढ़ने के हैं, एक तो ये कि जो कोविड के समय ज्यादातर लोगों की जांचें हो रही हैं, उनमें हमें पता चल रहा है कि उन लोगों को शुगर पहले भी थी। तो अभी जो आ रहे हैं, अगर हम बात करें 100 केस डायबिटीज के जो न्यूली डायग्नोज हो रहे हैं, उसमें 25 से 30% तो वो पेशेंट जिन्हें पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज भी थी। उस समय जब जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं, हमारे यहाँ पे शुगर चेक की जाती है, शुगर देखते हैं कि 250-300 आ रही है, उनका HbA1c भिजवाया जाता है जो कि 3 महीने का एवरेज है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर वो उनका 10, 11, 12 आ रहा है, इसका मतलब उनको डायबिटीज अभी नहीं हुई है, उनको पहले 2-3 महीने से एटलीस्ट चल रही है, उससे कोविड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग वो लोग थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन कोविड की वजह से जांच हुई उनकी और उनको पता चला कि डायबिटीज है। तो एक ये कारण, हमारे देश में अभी लगभग 8 करोड़ लोग, 80 मिलियन लोग हैं वो डायबिटीज के हैं, और 80 मिलियन लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि वो डायबिटीज है उनको। तो हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको पता नहीं है कि वो डायबिटीज है। जब हम कैंप लगाते हैं तो अगर हम डायबिटीज के 50 केस देखते हैं तो उसमें से 15-20 ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि डायबिटीज है, और शुगर उनकी 250 से 300 आ रही होती है। तो जो मेडिकल कैंप लगाते हैं उनका ये बड़ा बेनिफिट होता है, उनको हम अर्ली डिटेक्शन करके अर्ली बीमारी को पकड़ के और हम उनको कॉम्प्लिकेशन होने से रोक सकते हैं। तो कोविड में एक ये जो अनडिटेक्टेड जो केस थे जिन्हें पता नहीं था, वो नए डायबिटीज के पता चला कि इनको डायबिटीज है। कोविड इटसेल्फ, क्योंकि एक ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे कोविड काम करता है और डिस्ट्रक्शन करता है सेल्स का, वो पेनक्रियाज में काफी ज्यादा होते हैं, पेनक्रियाज की बीटा सेल में। तो उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से खुद कोविड भी हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल को नष्ट करके और डायबिटीज कर रहा है। तीसरा, जो कोविड की जो मेडिसिन हैं जैसे कि रेमडेसिविर है, वो भी पेनक्रियाटिक इंजरी करती है और उसकी वजह से भी ट्रांजिएंट और समटाइम्स परमानेंट हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। वो एक तीसरा कारण है। चौथा जो स्टीरॉयड है, जो कि आज का सबसे मतलब सबसे जरूरी मेडिसिन माना गया है कोविड के, स्पेशली मॉडरेट टू सीवियर केसेज में। तो उन केसेज में जिनको पहले से डायबिटीज है उनमें शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, किसी किसी की 400-400, 500 तक शुगर जाती है, और कभी कभी तो हमें इंसुलिन का इन्फ्यूजन लेना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ पे लगभग 90 केसेज एडमिट हैं कोविड के, उनमें से 70 केसेज को डायबिटीज है, और उनमें से लगभग 5 से 6 केसेज ऐसे हैं जिनको इंसुलिन इन्फ्यूजन चल रहा है, और बाकी को लगभग किसी को 100, किसी को 200, किसी को 300 यूनिट तक पर डे हमें इंसुलिन देना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं इतनी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कोविड में बढ़ जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है? एक तो कोविड खुद इन्फेक्शन, क्योंकि इतने इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, उसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है और इंसुलिन रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ जाती है।
दूसरा स्टीरॉयड तेजी से बढ़ता है, दूसरी और मेडिसिन होती हैं, खुद स्ट्रेस होता है, इन सब चीजों की वजह से तेजी से शुगर बढ़ के और इंसुलिन रिक्वायरमेंट आती है। तो पहली बात, कोविड में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कोविड में 3 तरह के केस हो जाते हैं, एक माइल्ड केस, एक मॉडरेट और एक सीवियर। अगर माइल्ड केस की बात करें, जो कि घर पे कंट्रोल हो सकते हैं, जिन्हें स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों में अगर उनकी पहले वाली शुगर की दवाइयों पे उनकी शुगर कंट्रोल चल रही है तो वो सेम अपना कंटिन्यू रखें, डाइट का ध्यान रखें, आइसोलेशन में रहें, उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगी। कभी कभी जैसे मैंने बताया कि अगर वो पेनक्रियाज की बीटा सेल पे असर डाल रहा है, तब तो आपको बिना स्टेरॉइड के भी आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो उस केस में हमें अपनी मेडिसिन को मॉडिफाई कराना पड़ेगा। अगर आप शुगर चेक करते रहें, जैसे बॉस ने सवाल किया कि हमें किस लेवल को कहेंगे कि हमारी ब्लड शुगर है जो नॉर्मल है। अगर हम बात करें फास्टिंग, हमें जो है वो अगर आपकी 80 to 130 के बीच रहती है तो इसको गुड कंट्रोल बोलते हैं। अगर आपकी जो पोस्ट पेंडल खाने के बाद की अगर वो बिलो 180 है तो ये गुड कंट्रोल में बोली जाएगी। तो अगर आपकी शुगर इतने बीच में चल रही है, कोविड का आपको इन्फेक्शन रखा है, तो चिंता की बात नहीं है, अपनी पुरानी मेडिसिन चलने दें, डेफिनेटली चेक करते रहें। अगर आपको कम से कम कोविड के समय में 2 बार अपनी शुगर जरूर चेक करनी है। भूखे पेट खाने के बाद कोई सी भी जो आपका लार्जेस्ट मील है, सबसे बड़े खाने के बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर इस बीच में शुगर चल रही है, चिंता नहीं करें, अपनी मेडिसिन चलने दें। लेकिन जैसे कि एक SGLT इनहिबिटर एक तरह का शुगर कंट्रोल करने की ही दवाई है, तो अगर वो चल रही है तो उसको हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि उस समय शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो SGLT इनहिबिटर किसी भी इन्फेक्शन में हमें बंद करते हैं, तो उसको हमें बंद कर दें और उसकी जगह दूसरी मेडिसिन आप रिप्लेस करा सकते हैं। और SGLT इनहिबिटर नहीं है तो अपनी पुरानी मेडिसिन चलने दें, शुगर कंट्रोल है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज की हम बात करें, जिसमें कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या रेमडेसिविर या स्टेरॉइड की आपको जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन में आपकी शुगर डेफिनेटली तेजी से बढ़ेगी। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको नहीं है उनको भी शुगर बढ़ जाती है, तो जिनको डायबिटीज है उनमें तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। तो अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली उस समय तो वहां जो टीचिंग डॉक्टर हैं वो आपको देख ही लेंगे, आपको इंसुलिन रिक्वायरमेंट आपको आएगा, इंसुलिन आपको देते रहेंगे। लेकिन अगर आप घर पे हैं मॉडरेट डिजीज में जहां आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो आप डिपेंड ऑन द स्टेरॉइड डोज, कौन सा स्टेरॉइड चल रहा है उसके हिसाब से आपको इंसुलिन दे दिया जाता है और आपकी शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए। अगर मैक्सिमम जो अपना टारगेट है कि आपकी अगर शुगर दिन में 5 या 6 बार चेक करी जाती है, जिनमें मॉडरेट टू सीवियर है, स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो उसमें 200 से कम रहे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट होते हैं। लेकिन अगर 1-2 रीडिंग ज्यादा भी चली जाए तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। इंसुलिन चल रहा है, इसलिए इंसुलिन का ये बेनिफिट है कि वो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देगा। फिर भी हम नहीं चाहते कि आपकी शुगर 300-400 जाए, चाहे इंसुलिन पे हो या नहीं। बहुत ही अच्छा आपने जो है इसको क्लियर किया, जिससे डेफिनेटली किया। इस समय दूसरा भी जो डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन अब जो सामने आ रहा है, जो शुगर का, ये कोविड में जो म्यूकरमाइकोसिस का जो ब्लैक फंगस का जो सामने आ रहा है, वो डेफिनेटली एक बहुत भयावह तस्वीर जो है सामने आ रही है। उससे लग रहा है कि कितना जरूरी है कि हम जो है ना इस चीज का ध्यान रखें, और एक सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है। और ऐसी कंडीशन में जो हम बहुत मॉडरेट और सीवियर उसमें है, तो डेफिनेटली फिजिशियन के पूरे प्रॉपर कंसल्टेशन में ही और हम जो है उसी को और उसको इस तरह से लाइटली नहीं लें। तो ये एक बहुत अच्छा आपने क्लैरिटी आपने दी है। अब मैं सभी जो पार्टिसिपेंट हमारे उनसे कहूंगा कि आप एक एक करके जो है, और डेफिनेटली जो है डॉक्टर साहब से अपनी जो भी कोई क्वेरी है उसको आप पूछें, जो भी आपके डायबिटीज रिलेटेड और जो भी क्वेरी है आपको डेफिनेटली आप पूछें, और डॉक्टर साहब यहाँ पर अपने साथ में है, डेफिनेटली उसका जवाब आपको मिलेगा, आपको एक क्लैरिटी जरूर मिलेगी। तो एक एक पार्टिसिपेंट मैं कहता हूँ आप अपना स्पीकर को आपको अनम्यूट करके और फिर आपको बोलना है। उसके बाद में आप जब आपका क्वेश्चन हो जाए तो आप स्पीकर को दोबारा म्यूट कर दें, जिससे कि डॉक्टर साहब की आवाज हम क्लियरली सुन पाए। अभी तो जैसे आपने पूछा वो उसकी म्यूकरमाइकोसिस, क्योंकि ये पहले भी हम देखा करते थे, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी में हम काम कर रहे हैं, तो ये मोस्ट जो म्यूकरमाइकोसिस है ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में मिलता है, और डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है। तो पहले भी हम म्यूकरमाइकोसिस के केस देखते थे, लेकिन साल में 1 या हार्डली 2 केसेस जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल होते थे। कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है या कीमोथेरेपी चल रही है, लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट का, उन लोगों में जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज हुई उसमें म्यूकरमाइकोसिस देखने को मिलता था। लेकिन अभी क्योंकि इतना ज्यादा खुद कोविड हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, स्टेरॉइड हम देते हैं उससे इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, अगर हाई ब्लड शुगर चल रही तो इम्यूनो आपकी सप्रेस हो ही जानी है। इन सबकी वजह, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस ऐसे एयर में है, हमेशा रहता है, वो अभी भी है, पहले भी था, जब ये कोविड नहीं था उससे पहले भी म्यूकर था। लेकिन वो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है उन लोगों में वो इन्फेक्शन करता है। हमारी नॉर्मल नोज में हमेशा पड़ा रहता है, लेकिन वो किसको करेगा इन्फेक्ट, जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो स्पेशली जिन लोग को
बहुत ज्यादा मतलब डायबिटीज रहती है या कोविड हुआ है, वो स्पेशली उस डस्टी इन्वायरमेंट में नहीं जाए, स्पेशली कंस्ट्रक्शन एरिया में नहीं जाए जहाँ पे क्या कि इसके स्पोर्स रहते हैं, वो वहां पे जहाँ पे बहुत ज्यादा एयरी है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं और वो आपकी नोज के थ्रू जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जो लोग या जिनके रिलेटिव्स हैं वो अगर आईसीयू में एडमिट हैं तो ये जरूर से आप लुक आफ्टर कर लें कि या घर पे हैं हम, तो जो आप भाप लेते हैं या अपने आप को नेबुलाइज कराते हैं तो वहां पे आप अपना जो पानी है उसको स्टेराइल वाटर लेना है। मोस्ट कॉमन रीजन जो मिला है म्यूकर का, वो मिला है कि हम नॉर्मल पानी जो होता है टेप वाटर उसको डाल देते हैं, उसी से भाप ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अपना स्टेराइल वाटर लें, उसको डेली चेंज करें। अगर किसी जैसे अभी जो म्यूकर मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो जारी है वो पानी डेली चेंज नहीं किया जा रहा है, वो स्टेराइल वाटर नहीं है। तो वहां से म्यूकर क्योंकि आपके डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है, डायरेक्ट आपके नोज में जा रहा है, तो वो आपको म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन कर देगा। अभी तो सिर्फ जो म्यूकरमाइकोसिस, इसको हम राइनो ऑर्बिट सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, क्योंकि ये नोज से जाता है आपकी आंखों से लेते हुए और ब्रेन तक जाता है। तो अगर किसी को जो डायबिटीज है, अभी कोविड हुआ है, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स मिले, जैसे कि अगर आपको एक तरफ चेहरे पे झंझनाहट सुन्नापन हो रही है, अगर एक तरफ चेहरे पे सूजन आई है, अगर आपकी नोज बंद हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, स्पेशली यूनिलैटरल, बायलैटरल मिल सकता है, दोनों तरफ आपको मिल सकता है, लेकिन जनरली यूनिलैटरल से स्टार्ट होता है। तो अगर एक तरफ ये सब चीजें हो रही हैं, सूजन आ रही है, एकदम से हेडेक हो रहा है, स्पेशली छुट्टी के बाद, हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है 5-7 दिन बाद में आपकी, उसके बाद ये आता है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सप्रेस कंडीशंस में होती है। तो अगर उस समय आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे बात करें, चेक कराएं, और उसे आप केओएच टेस्टिंग से पता लगा जा सकता है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस है नहीं, क्योंकि इसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट किया जाता है उतने बेटर रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि म्यूकर है ये अपनी बॉल बना लेता है, उस जगह को पूरा निकालना पड़ेगा। अगर आपके साइनस में घुस गया तो मैक्सिला मैंडिबल को निकालना पड़ेगा, आंख में घुस गया तो आई को निकालना पड़ेगा, और अगर ब्रेन तक पहुंच गया, क्योंकि ये जो सिंपल वो नहीं है, ये फंगस इस तरह का फंगस है कि हमारी कोई भी इन्फेक्शन जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो हमारी जो आर्टरी जो खून को ले जाती है उनके थ्रू जाता है, लेकिन ये उनको भी पियर्स कर देता है और वहां से ये ब्लड वेसल्स को पियर्स करके और ये कहीं भी जा सकता है, तो उस जगह को पूरा निकालना पड़ता है। ये इसके साथ तो इतनी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कि अगर एक बार आप म्यूकोरमाइसिस के ऑपरेट केस को देख लें तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या है, इस तरह की क्या जिंदगी, क्या चेहरे की शक्ल बना दी है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, अपनी शुगर कंट्रोल करें, स्टेरॉइड बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही लें, डेफिनेटली उसकी टेपरिंग डोज है उसको करें, और शुगर कंट्रोल रखें ताकि, और ये जो पानी वाला ह्यूमिडिफायर वाला है इसको चेंज करें डेली ताकि म्यूकर की संभावनाएं कम से कम हो। बहुत बढ़िया आपने ये काफी, क्योंकि डेफिनेटली जो है इसमें क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी था सबको, क्योंकि हम जो डेली व्यवहार में हम जो स्टीम ले रहे हैं उसमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात कब सामने आई है। दूसरा, शुगर को हल्के में नहीं ले, सिंपल सी बात है। कोविड इन्फेक्शन आपका ट्रीट हो जाएगा ठीक है, लेकिन शुगर की कॉम्प्लिकेशन कुछ अगर होती है इस तरह की तो देखिए आप कितना भयावह पोजीशन हो सकती है। तो डेफिनेटली जो डॉक्टर साहब ने ये क्लैरिटी दी है इसको हम सबको जो है बहुत क्लियरली जो है ना इससे पता लगा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें। तो चलिए मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट से बोलता हूँ कि आप जो है अपने क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पुटअप करें, और डॉक्टर साहब का रिप्लाई देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ हैं। तो एक एक करके प्लीज आप बताइए आपकी क्वेरी जो भी है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कुछ पूछना चाहता था। हाँ जी बोलिए। हाँ, कि म्यूकोमाइकोसिस में ओरल कैविटी के अंदर क्या सिम्टम आते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया अभी 2 दिन पहले मैंने एक केस देखा था, उसने मास्क लगा रखा था, वो डायबिटीज के लिए मेरे पास में आए थे, उनका कोविड का ट्रीटमेंट हो चुका था, 5 से 10 दिन पहले वो डिस्चार्ज हो गए थे आरयूएचएस से। फिर वो मेरे पास में आए, उन्होंने एक बार बोला कि छाला हो रहा है। तो हम जनरली अभी क्या है कि उस तरह से नहीं देख रहे हैं पेशेंट को कि भाई मास्क हटाओ, छाला दिखाओ, गला दिखाओ, तो वो अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन उसने 2 बार मेरे को बोला कि नहीं सर मेरे छाला हो रहा है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं अपना मास्क हटाओ दिखाओ, तो देखा वो पूरा ऊपर उसने जो पैलेट होता है हमारा हार्ड पैलेट है वो म्यूकर ने खा रखा था। तो अगर आपको कोई भी छाला इस समय जब अगर आपकी मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको रिस्क फैक्टर में है, लाइक आपको डायबिटीज है, आपको अभी कोविड हुआ है, आपको स्टेरॉइड चल रहा है, और उस समय आपको अगर मुंह में कोई छाला लगता है इस तरह का ऊपर की तरफ, जो आपको लग रहा है कि उसको ये ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको झंझनाहट सुन्नापन, आपको यूनिलैटरल एक तरफ आपको इस तरह की चीजें हो रही हैं, सूजन आ रही है, रेडनेस आ रही है, आपकी नाक बंद हो रही है या नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ कुछ निकल रहा है, काला काला ऐसे निकल रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, एक तरफ दर्द हो रहा है, देखने में ब्लड विजन हो रहा है,
या फिर आपको हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि आपको, अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं और ये सिम्टम्स हैं, तो डेफिनेटली हमें रूल आउट करना होगा कि कहीं आपको म्यूकर तो नहीं है। बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। जो क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर संतोष भंडारी थे, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक डेंटिस्ट है यहाँ मुजफ्फरपुर में ही, और उन्होंने ये अब और प्लीज और पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप अपने। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ पापा जी, हाँ नमस्ते जी। पापा जी। हाँ हाँ आप पूछिए, हाँ पापा जी। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सर। मैं हाँ। थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें HbA1c को किस लेवल पर कंट्रोल माना जाए? ओके। ऐसे मैं एक टेबलेट लेता हूँ डेली की, और बिल्कुल। खाने के पहले और खाने के बाद में किस लेवल को कंट्रोल माना जाए? या बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब काफी लंबा रहेगा। देखो HbA1c हर आदमी, हाँ बिल्कुल, हर आदमी के लिए HbA1c का लेवल डिफरेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं, कोई यंग एज है, 40 साल का है, जिसको डायबिटीज है, जिसको कोई हार्ट की समस्या नहीं है, जिसको कोई किडनी की मेरी समस्या नहीं है, 70 है। एक मिनट मेरी 70 है। मैं सभी के लिए जवाब दे रहा हूँ। आपका भी जवाब, आपकी एज के भी बताऊंगा, सभी एज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी को पता होना चाहिए उसका जवाब। तो अगर कोई यंग एज का व्यक्ति है, जिसको कोई किडनी की, हार्ट की समस्या नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वहां पे उनका जो HbA1c 6.5 या उससे कम रहे। लेकिन अगर एक 70 साल का आदमी है, जिसको किडनी की समस्या है, जिसको हार्ट की समस्याएं हैं, जिसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, थोड़े सा मेडिसिन बढ़ाने से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, उस कंडीशन में हम नहीं चाहते कि उनका HbA1c 6.5 रहे, क्योंकि जैसे ही अगर हम HbA1c उनका 6.5 रखना चाहेंगे, तो उनका हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि उनका HbA1c 6.5, 7 या ज्यादा से ज्यादा 7, 7.5 तक रहे, लेकिन विदाउट हाइपोग्लाइसीमिया। सो HbA1c का लेवल हर आदमी के लिए अलग है। हम जितना डाइट कंट्रोल करेंगे, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ जाती है। तो ओल्डर एज ग्रुप में अगर आपका HbA1c 7 है, 7.5 है, या आप इंसुलिन पे हैं, तो ये चलेगा। आपको दूसरी कोई समस्याएं डायबिटीज से रिलेटेड हैं, किडनी की, हार्ट की समस्याएं, तो HbA1c 7.5 तक आपका चलेगा। लेकिन यंग एज है, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम चाहते हैं आपका HbA1c 6.5 या इससे कम रहे। नॉर्मल रेंज बिफोर लंच और बिफोर शुगर के लिए आप बात करें, शुगर जैसे मैंने बताया आपको कि अगर यंग एज है, तो हम चाहते हैं कि आपका जो फास्टिंग है लगभग 80 से मैक्सिमम 110 तक रहे। और अगर ओल्डर एज ग्रुप है, जहां पे कुछ और किडनी की समस्याएं हैं, हार्ट की समस्याएं हैं, तो वहां बहुत ज्यादा टाइट में कंट्रोल करते हुए अगर आपका फास्टिंग है जो 130 तक भी है, 140 तक भी है, तो चलेगा। आप खाने के बाद की अगर 200 तक है तो भी चलेगी, पर ये कि विदाउट हाइपोग्लाइसीमिया आपका बिलो 180 रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो आप बता रहे हैं, ये ऑन मेडिकेशन या फिर विदाउट मेडिकेशन का आप बता रहे हैं? नहीं, ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको डायबिटीज है ऑलरेडी। ओके ओके, जो ऑन मेडिसिन पर है, तो मेडिसिन का, हाँ, जो मेडिसिन ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पापा पीछे हाँ प्लीज और पूछिए क्वेश्चन जो बेटा सुनील अगरबत्ती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर पूछिए। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं डायबिटीज है काफी टाइम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको ठीक से आपने उठाया और मेंटेन बनाया। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं सबसे ये दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका अनम्यूट रहने दो, बाकी सब अपना स्पीकर म्यूट करें, देन ओनली पॉसिबल होगा कि हम जो है प्रॉपर क्वेश्चन भी सुन पाएंगे, या डॉक्टर साहब का भी हम प्रॉपर सुन पाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है हार्डली। सुनील जी प्लीज आप दोबारा अपना क्वेश्चन पूछें। ओके, अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, सही आ रही है। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है, मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन काफी टाइम से डायबिटीज को मेंटेन नहीं कर रहा था, और अभी रिसेंटली करीब 15 दिन पहले मैं पॉजिटिव हुआ, और उसके बाद ट्रीटमेंट से ठीक हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी डायबिटीज अभी कंट्रोल नहीं हो रही है। फास्टिंग इन दिनों इंसुलिन दिन में 3 बार इंसुलिन लेने के बावजूद भी फास्टिंग मेरी 200 से 250 के बीच में फास्टिंग है। और उसके बाद भी फिर जो मैं बाद में बिफोर लंच और बिफोर डिनर जो टेस्ट कर रहा हूँ, वो भी करीब 250 से 300 के बीच में है। तो हाउ कैन आई मैनेज? नहीं देखो, बिल्कुल आपको शुगर को तो कंट्रोल करना ही है। आप बता रहे हैं ऑलरेडी कि आपको कोविड हुआ है, पहले से अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो हम हाई रिस्क ग्रुप में तो है, ये शुगर आपको कंट्रोल रखनी होगी। अब ये तो इस तरह से बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपकी
पहले कितना HbA1c है, क्रेटिनिन कितना है, पहले क्या मेडिसिन ले रहे थे, और अभी कितना कितना इंसुलिन आप यूनिट में लगा रहे हैं, आपको क्या बता रखा है, टाइट्रेशन किस तरह से बता रखा है। पर डेफिनेटली अपन चाहते हैं कि एटलीस्ट आपकी 200 से कम रहे, 200 से ज्यादा नहीं रहे खाने के बाद की, और भूखे पेट की भी, भूखे पेट की बिलो 150 रहे। तो हम ये कि जो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कोविड से रिलेटेड जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो म्यूकरमाइकोसिस है उससे हम बचे रहें। तो एक बार दोबारा से आप अपने ट्रीटमेंट को रिवाइज करवाएं और ये शुगर को बेटर करवाएं। तो डॉक्टर साहब मैं यही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि मैं इस मतलब ट्रीटमेंट को रिवाइज करने के लिए ही आपसे एडवाइस लेना चाह रहा था। नहीं देखिए, टेलीफोनिकली ट्रीटमेंट रिवाइज करना डॉक्टर साहब के लिए पॉसिबल नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टेलीफोनिकली एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, आपकी सारी पूरा हिस्ट्री पूरा हाँ नहीं उसमें तो कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं पूरा है ना, सारा बनाने में इनको समझाना होगा सब चीज, कैसे कैसे इंसुलिन को घटाना बढ़ाना है, हम टैबलेट भी कर सकते हैं क्या, इंसुलिन को बंद भी कर सकते हैं, वो सब चीजें तो देखनी होंगी, उसमें 15-20 मिनट लगेंगे। तो वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे तो सब चीजों को अपन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, लेकिन क्या डायरेक्टली मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो पॉसिबल है? मिल लेना यार। डायबिटीज कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ये पीयूसी हैं, ये आपको एक हॉस्पिटल का जो हमारा नंबर है उसको दे देंगे, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम कर रहे हैं, वीडियो कंसल्टेशन, वो भी आप उसमें सारी डिटेल इनको व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप से सारा फिर हम देख लेंगे, उसके बाद फिर आपसे कॉल करके डिटेल में होगा, तब आपको बताया जाएगा कि भाई क्या करना है इसके लिए। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, और भी कुछ है प्लीज पार्टिसिपेंट, और काफी अपने जुड़े हुए हैं, 22-23 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, और एक्चुअली क्या एक क्वेश्चन पूछेंगे उससे क्या क्लैरिटी सबको होती है, वो हो सकता है कई औरों का भी वो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए जितने क्वेश्चन आए वो ज्यादा बेटर है। सर मैं भूपेश बोल रहा हूँ सर। हाँ भूपेश जी, जी, हाँ, बोलिए। सर मेरे को डायबिटीज है और काफी टाइम से है। अभी मैं 15 अप्रैल को पॉजिटिव हुआ था, तो उसके बाद मैंने सर मेड्रोल ली थी 4 mg, तो मेरी डायबिटीज 250 हो गई थी। देन अभी मेरा कंट्रोल में है, वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट मैंने जो आपने मेरे को बताया था, अभी बताया था हमको कि हम लोग जो भाप ले रहे थे वो 2-3 दिन मतलब पानी मैंने चेंज नहीं किया, बट उससे क्या मुझे कुछ सिम्टम्स अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कुछ है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को कोई सिम्टम्स रहे या क्या है। अभी मेरे को सर करीब मोर देन 1 मंथ हो गया है सर। अरे मस्त रहे यार फिर तो। हाँ देखो, अच्छा। संभावनाएं नहीं के बराबर हैं, जी। लेकिन फिर भी ये कहना मुश्किल है कि नहीं हो सकता। वो जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज वालों को पहले जब कोविड नहीं था तब भी हम केस देखते थे, तो लेकिन जो सिम्टम्स हैं ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको कुछ भी होता है कि एक तरफ चेहरे पे झंझनाहट, सुन्नापन लग रही है आपको, या सूजन लग रही है, रेडनेस लग रही है, आंखों में पेन हो रहा है, या आंखों में दर्द हो रहा है, या कोई हेडेक, नोजिया इस तरह से होता है, एक तरफ नोज से डिस्चार्ज आता है या ब्लैक ब्लैक कुछ निकलता है, तो अपन सस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज तो आपकी शुगर इतनी ज्यादा खराब नहीं रही है। और जो आप बता रहे हैं भाप के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, स्पेशली उन कंडीशंस में जहां लगातार आपको वो ऑक्सीजन चल रहा है। भाप में जनरली पानी गर्म हो जाता है तो उतनी संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन वाले जो पेशेंट हैं उनमें क्या है कि वो पानी गर्म होता नहीं है, उनमें तो सिर्फ ह्यूमिडिफायर के लिए पानी में से ऑक्सीजन को निकाला जाता है ताकि वो थोड़ा सा ड्राई एयर नहीं रहे, ताकि वो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उस पर असर नहीं आए, इसलिए वो उनमें ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ताकि ऐसे नॉर्मल स्टीम से ज्यादा दिक्कतें होने की संभावना कम है। इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ठीक थोड़ा सर, क्लैरिटी ये धन्यवाद सर। कि जो जैसे उनको कुछ सिम्टम्स इस तरह के हो जो आपने बताया कि नमनेस है, इस तरह का वन नेजल से नॉस्ट्रिल से कोई डिस्चार्ज है, या फिर हेडेक है, या फिर कोई ब्लैकनेस इस तरह का कोई आइज के पास में है, तो ऐसी पोजीशन में कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं क्या, जैसे कोई CT/PNS या इस तरह का कोई जांच है जिससे कि ये डिटेक्ट हो सके कि हाँ इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली अगर आपको कहीं भी फोकस मिल जाता है, आपको दिख रहा है ब्लैक स्टेनिंग दिख रही है, ब्लैक कुछ निकलता हुआ दिख रहा है, तो आप उसकी KH स्टेनिंग करा सकते हैं, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी आपको लगता है हेडेक और इस तरह से होता है, आप डेफिनेटली MRI करा के, है ना, डायनेमिक स्कैन करा के आप उसको पकड़ सकते हैं आराम से। वो तो पूरा वॉल है, दिखेगा आपको, है ना। तो इसमें जो प्लेन MRI वो सफिशिएंट है, फिर कॉन्ट्रास्ट डायनामिक वो कॉन्ट्रास्ट कराना चाहिए, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट ही आपको बता पाएगा, है ना। बिल्कुल। और भी कोई पार्टिसिपेंट, कुछ और कोई क्वेरी किसी की? डॉक्टर साहब 5-10 मिनट का समय और है आपके पास में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और कोई पार्टिसिपेंट प्लीज आगे आए, कोई और कोई किसी की कोई क्वेरी हो। बाकी डॉक्टर साहब के प्रेजेंटेशन सारी क्लियरिटी ऑलरेडी थोड़ा सा आवाज में क्लियर नहीं आ रही है। विष्णु चंद जी गुप्ता करौली से। हाँ मैं विष्णु चंद गुप्ता बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने वैसे जांच करवाया था तो मेरी 126 आई थी भूखे पेट और 1 भी रही है। ठीक है। टैबलेट भी चल रही है। तो अब मुझे आप विष्णु चंद जी आप एक काम करें, अपना आप वीडियो तो बंद कर दें, सिर्फ ऑडियो आप चालू रखें, जिससे कि क्योंकि स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। आपके यहाँ पे क्या नेट कम है? अच्छा। हाँ आप बोलिए आप। बिल्कुल नहीं, आप स्पीकर को ऑन रखें, आपका वीडियो ऑफ कर दें। अच्छा वो समझ नहीं पाया उन्होंने क्या वीडियो। चलिए कोई और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक वो तो सही कर लेंगे जब तक अपना वो। कोई और पार्टिसिपेंट कोई? अभी दूसरा जो एक कोविड में देखने को मिल रहा है कि काफी लोगों की हार्ट रेट बढ़ जाती है पोस्ट कोविड ना, तो उसका जो स्पेशली जो सिंपैथिक एक्टिविटी है वो इसमें ज्यादा बढ़ रही है। वो एक खुद हार्ट पे जो असर डाल रहा है उसकी वजह से भी है। साथ में ये कोविड है जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उस पर भी असर डाल रहा है, जिसकी वजह से सबएक्यूट थायराइडिटिस हो जाता है। इनिशियली जो रिलीज होता है T3 T4 वो ज्यादा हो जाते हैं और TSH सप्रेस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो अगर किसी की हार्ट रेट ज्यादा है तो हमें उनका डेफिनेटली मोस्ट रीजन है जो हार्ट रेट ज्यादा बढ़ने का वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से है, लेकिन 5 से 10% केसेज में थायराइड पे भी असर देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को है तो अपना थायराइड टेस्ट करा के देख सकते हैं कि थायराइड पे असर की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। बड़े अनप्रिडिक्टेबल इसके आते हैं कई बार, तो किसी में तो पल्स रेट इतनी कम हो जाती है, मतलब वही कोविड इन्फेक्शन में एक तरफ इतनी पल्स रेट कम हो रही है। मेरा भांजे का मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, उसकी पल्स रेट जो है वो 46 ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन, बहुत माइल्ड कोविड इन्फेक्शन था एंड पल्स रेट 46। तो उसी दौरान मेरे कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई तो वो कह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल। कई ऐसे केसेस है जिसमें पल्स रेट इतनी मिल रही है, यानी कि थोड़ा सा कार्डियक इफ्यूजन हो रहा होगा, डेफिनेटली वो पेरिकार्डियम पर कुछ असर हो रहा होगा। तो कहने का मतलब है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल। एक तरफ आपको बता रहे हैं कि थायराइड को इन्वॉल्व किया तो उधर पल्स रेट जो है वो उसकी बढ़ रही है, और एक तरफ जो है अगर वो हार्ट की साइड में चला जाता है तो पल्स रेट जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो बिल्कुल वेरी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब इसका जो इन्फेक्शन होता है वो स्टार्ट होता है अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन इट इन्फेक्ट द एवरी पार्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट पे काफी असर आ रहा है, न्यूरो में अभी बहुत ज्यादा पता नहीं है, बाकी जो कोविड साइकोसिस है वो अलग से देखने को मिल ही रही है ना, पर लीवर किडनी पे असर डाल ही रहा है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा फ्लोरिड सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक नई डिजीज है, सभी लोग नया सीखने को मिल रहा है, चीजें बदल रही हैं डेली के डेली हैं, जो नई गाइडलाइन में चेंजेस हो रहे हैं। तो जीआईटी का आप देखिए, जीआईटी डिस्टर्बेंस का बहुत मोस्ट कॉमन, मतलब कोविड इन्फेक्शन के बाद में जीआईटी डिस्टर्बेंस इतना कॉमन हो रहा है। इवन ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन भी जो है आपको जीआईटी सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, डायरिया, लूज मोशन जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा देखते हैं। अभी जो हमने इस समय देखा है कोविड में कि सिर्फ वीकनेस करके, कोई फीवर कफ कोल्ड कुछ नहीं, नो लूज मोशन वॉमिटिंग, ओनली वीकनेस सडन वीकनेस स्टार्ट हुई पेशेंट को, जिनकी डायबिटीज अचानक कंट्रोल थी, अचानक से अनकंट्रोल हुई, हमने उनका सिर्फ कोविड कराया, कोविड पॉजिटिव आ गया। तो मतलब इतना मतलब वेरिएड प्रेजेंटेशन है जो कभी सोचा नहीं था कि अनकंट्रोल डायबिटीज करके कोई कोविड का पेशेंट भी आ सकता है। या अभी 5-7 दिन पहले एक पेशेंट देखे थे, वो न्यूली डायग्नोस, HbA1c 13, शुगर 400, कमजोरी हो रही, तो कमजोरी हो सकती है भाई, न्यूली डायग्नोस डायबिटीज है, 13 450 चल रही है, उनको टैबलेट लिखी, इंसुलिन लिखा, शुगर उनकी अगले दिन ही 120-130 आई, पर कमजोरी, सर कमजोरी ठीक नहीं हो रही, मेरी कमजोरी ठीक नहीं हो रही, मैंने कोविड कराओ, कोविड पॉजिटिव। तो मतलब इट्स वेरी, मतलब ऐसा है कि प्रेजेंटेशन की मतलब एवरीडे कुछ सीखने को मिल रहा है यार, ये सब भी हो सकता है क्या। तो कोविड में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई एक लाइन में कि मेरे को तो ये नहीं है, तो ये नहीं कह सकते, एक लाइन में कोई भी प्रोटोकॉल हो ही नहीं सकता। दूसरा एक जो मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि हमें हल्का सा जुकाम होता है, खांसी होती है, गला खराब होता है, हम किसी चीज से उसको रिलेट कर लेते हैं। हो सकता है हमने कि धूप से आए, सर पानी पी लिया ठंडा इसलिए गला खराब हो गया, एसी में सो गए इसलिए गला खराब हो गया, आज बहुत ज्यादा कूलर में सो गए इसलिए हो गया, आइसक्रीम खा ली इसलिए गला खराब हो गया। अगर आपका गला खराब होता है, जुकाम है, शरीर में हल्की सी भी हरारत है, अपने आप को आइसोलेट कर लें, कोविड टेस्ट करा लें,
पॉजिटिव है उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले लें। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो कारण है यही माना जाएगा कि ये हो सकता है कोविड हो, क्योंकि मतलब आप यंग एज ग्रुप के हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी फैमिली में दूसरे ओल्ड एज ग्रुप के पिताजी माताजी सब लोग रहते हैं, तो उनको अगर लग गया तो जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लें। सिंपल इसलिए कि यार आज मैंने आइसक्रीम खा ली थी इसलिए गला खराब हो गया, वो सही नहीं है। एक तरह से हम कहेंगे कि वो असावधानी होगी, वो अपने आप को मतलब एक गैर जिम्मेदाराना तरीका होगा कि अपने आप को आपने आइसोलेट नहीं किया जबकि आपका गला खराब हो रहा था। आपके घर में डायबिटिक पर्सन रहते हैं, आपके घर में ओल्ड एज ग्रुप के पर्सन रहते हैं, उस समय अपने आप को बिल्कुल इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें। ये बहुत बिल्कुल सही आपने कहा है, और डेफिनेटली मेरा तो पूरा दिन भर यही निकल रहा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा हूँ कि भैया सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लो। अगर आपको अपने पेरेंट्स को बचाना है, उनको बचाना है, तो थोड़ा सा जिम्मेदाराना व्यवहार करना बहुत जरूरी है। अभी और किसी का अगर क्वेश्चन नहीं हो तो डॉक्टर साहब को हम फ्री करें। बहुत अच्छा सेशन डॉक्टर साहब ने दिया है, और डेफिनेटली जो है मुझे खुद को, क्योंकि मैं खुद भी एक मरीज हूँ यहाँ इस समय, तो मुझे खुद को बहुत कुछ क्लैरिटी मिली, कुछ सीखने को मिला। आप सबको तो डेफिनेटली मिला ही होगा। और मैं जल्दी प्रार्थना करता हूँ कि ये कोविड का ये संकट दूर हो, जिससे कि डॉक्टर साहब की सेवाएं यहाँ पर गंगापुर में दोबारा शुरू हो। बाकी डॉक्टर साहब जयपुर में अपने लिए डेफिनेटली हर टाइम तैयार है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है डॉक्टर साहब के फैकल्टी से रिलेटेड, कोई भी एंडोक्राइन संबंधी, आपको कोई भी मधुमेह के अलावा एंडोक्राइन में थायराइड का डिसऑर्डर है, कई बीमारियां होती है जो अपने हमारे हार्मोन से रिलेटेड होती है, तो सबका जो है डॉक्टर साहब बहुत अच्छा एक्सपर्ट और अपना वो देते हैं ट्रीटमेंट। तो आप डेफिनेटली मिल सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब का कि आपने जो है समय निकाल के और गंगापुर के स्पेशली जो है इनको ये दिया, आपने मौका दिया, और इस तरह से और भी आपकी सेवाएं हमें मिलती रहेगी उसी आशा के साथ। और आपको हम आभार देते हैं सबकी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू बॉस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भाई। थैंक यू।